नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो टॉपिक्स था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, चाहे वो आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो, वो सारा हमने डिस्कस किया। फिर अगर देखें तो जितना बंगाल रीजन, चाहे वो मद्रास रीजन हो, चाहे वो मैसूर रीजन हो, चाहे वो अगर आप देखें तो हैदराबाद रीजन हो, तो वो सारा रीजन हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम दे, तो वो है हमारा 1857 की क्रांति, जिसे आप 1857 रिवोल्ट भी बोल सकते हैं, इसे आप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। तो ये चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 रिवोल्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो 1857 का जो रिवोल्ट था दोस्तों, वो एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट था। ये ब्रिटिश को पूरी तरीके से आप देख सकते थे, एकदम से मतलब लग गया था ब्रिटिश को कि इंडिया में भी क्या है, वो पावर है, मतलब इंडियन को, यहाँ के जो लोग हैं वो भी मतलब इस तरह का रिवोल्ट कर सकते हैं, इस तरह का जो मास लेवल पर रिवोल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही बहुत सारा रिफॉर्म भी हुआ ब्रिटिश के बाद, जो एनेक्सेशन का जो प्रक्रिया था, जो सब्सिडी अलायंस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, वो सब सारा चीज़ बंद हो गया था। तो इसमें हम लोग क्या जो डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपको पीटी में पूछा जाता है, मेन से पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि इसमें पूछा जो जाता है वो पीटी के लिए क्या होता है और मेंस के लिए क्या होता है। तो जो पीटी एग्जाम वन लाइनर टाइप से जो क्वेश्चन होता है, उसमें आपको लीडर का नाम पूछ दिया गया, कौन से लोकेशन से थे वो, कहाँ से उन्होंने लड़ाई लड़ा। ये पूछ दिया जाता था कि कौन कौन से गवर्नर जनरल ने लड़ाई को सप्रेस किया, कौन से जगह पर, लोकेशन पर। आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि जो लड़ाई का जो शुरुआत हुआ, कौन से जगह पर, किस डेट को शुरुआत हुआ। समझे, इसमें जैसे डिक्लाइन का इम्पैक्ट का कारण, इम्पैक्ट क्या सोसाइटी में पड़ा, कल्चर में पड़ा, क्यों ये लड़ाई हुआ, ओरिजिन इसका क्या था, वो सब सारा चीज़ बीपीएससी में मेन से पूछा जाता है। लेकिन जो पीटी में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, तो सारे जगह टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम लीडर का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन सब जगह सेम होता है हिस्ट्री का दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं करना। मेंस का तैयारी में आपका थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है, लेकिन पीटी आपको सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो बात हुआ था दोस्तों, उस समय का सबसे पहले आपको याद रखना, गवर्नर जनरल कौन था। रिवोल्ट जो 1857 हुआ था, उस समय का गवर्नर जनरल इंडिया कौन था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये गवर्नर जनरल था, फिर उसके बाद वॉइसराय भी बना। आप जानते हैं जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसे हटा के फिर वॉइसराय का पोस्ट बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइसराय भी बना और लास्ट गवर्नर जनरल भी था आपको इंडिया का। जिस समय अगर 1857 का जो क्रांति हुआ, उस समय कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये चीज आपको याद हो गया। नेक्स्ट हमारा काउजेज ऑफ रिवोल्ट है, मतलब रिवोल्ट के पीछे, यह पूरा संग्राम के पीछे, इसके पीछे का कारण क्या था, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन क्या था। तो काउजेज अगर देखें तो एक पॉलिटिकल काउज है, तो अलग अलग, मतलब कि ये मेनली आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवोल्ट हुआ क्यों, तभी थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगेगा, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा, आप समझेंगे हाँ ये रिवोल्ट हुआ क्यों। तो जो 57 की जो लड़ाई हुई दोस्तों, इसका एक काउजेज था पॉलिटिकल काउज, एक काउजेज था इकोनॉमिक काउज, तीसरा काउजेज देखे सोशियो रिलीजियस काउज, मिलिट्री काउज। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट काउजेज में इसको क्या किया गया, बांटा गया है। इसके पीछे का वजह क्या था। तो पॉलिटिकल काउज क्या था, नाना साहब वाज रिफ्यूज पेंशन, तो इसमें पेंशन नाना साहब को क्या किया गया, रिफ्यूज। नाना साहब जानते हैं जो पेशवा थे, उनका पेंशन रिफ्यूज कर दिया गया। ही वाज एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे ये, बाजीराव टू के। अब ब्रिटिश क्या करता था, बोलता था कि चलो सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया, या हम तुम्हारे राज्य को हथियार लिए, कम एनेक्स कर लिए, तो हम तुमको पेंशन दे देंगे। लेकिन बाद में ब्रिटिश मुकर जाता था उसी से, नहीं अब हम पेंशन नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये ब्रिटिश का कहना था। तो भाई जो राजा है उनका पूरा खर्चा होता है, पूरा राज गद्दी संभालना होता है, पूरा शाही अंदाज में उनको जीना होता है। आप उनको पैसा भी, पेंशन भी सही से नहीं दे रहे तो फिर क्या करेंगे, वो रिवोल्ट तो करेंगे ही। तो ये भी एक कारण था। फिर अगर देखें, अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856, वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अवध को भी एनेक्स कर लिया गया। वहाँ के जो मतलब नवाब थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। फिर अगर देखें, जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कर दिया गया कि तुम अच्छे से यूज, मतलब कि सही से जो राज्य को नहीं चला पा रहे हो, जैसे उसमें सतारा को भी एनेक्स किया गया, झांसी को, नागपुर को, संभलपुर को। इसको किसके नाम पर किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है दोस्तों, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये मतलब ये होता है कि इसमें जैसे कि आपका अगर बायोलॉजिकल सन नहीं है, किसी भी राजा का अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो वो जो नेक्स्ट रूलर नहीं बन सकता है। एडॉप्टेड सन को अलाउ नहीं है बनाना, मतलब जैसे आपने देखा ना मुगल डायनेस्टी में क्या होता था कि
स्लेब को भी वो मतलब कि सुल्तान बना देता था, जैसे हमने देखा ना इल्तुतमिश के बारे में, बलबन के बारे में। लेकिन ये चीज इसमें नहीं था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर आपका अपना खून नहीं, अपना अगर बायोलॉजिकल आपका चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल बेटा या बेटी नहीं, तब तक आप क्या कर सकते हैं, साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नया सक्सेसर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का था। इसमें सतारा, झांसी, नागपुर, इतने मतलब संभलपुर, ये सब जितने भी स्टेट थे, ये सारे जगह को इसने क्या किया, ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया, कब्जे में ले लिया। फिर जो नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक का क्या था कि बहुत सारा टैक्सेशन मतलब इम्पोज कर दिया, चाहे वो स्टेट पर, चाहे पीजेंट पर, मतलब किसानों पर बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। फोर्सिबल कन्वर्जन, इविक्शन होने लगा, लोग को हटाया जाता, डिस्क्रिमिनेशन, टैरिफ पॉलिसी का डिस्क्रिमिनेशन हो गया इंडियन प्रोडक्ट्स के। आप जानते हैं कि जो इंडियन का प्रोडक्ट्स था उसको वो महंगे दाम पर क्या करते थे, एक्सपोर्ट करवाते थे। जैसे आप, ब्रिटिश बोलता था मेरा प्रोडक्ट सस्ता होगा लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा होगा, जो आज के समय में उल्टा चल रहा है। तो ये आपको कारण था इसका इकोनॉमिक। फिर सोशियो रिलीजियस का कारण क्या था कि जो सती का था उसका एबोलिशन किया गया 1829 में। आप जानते हैं कि जो एक्ट बना था राजा राम मोहन राय की मदद से, जो था सती एबोलिशन एक्ट, विलियम बेंटिक के द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखते 1829 में, जो हमने पहले डिस्कशन भी किया था, जो हमारा पहले लेक्चर हमने लिया था इस पर। 1897 एक और लेक्चर मैंने लिया था यूट्यूब पर, तो वहाँ भी ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको डिस्कस करें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखें तो वीडियो रीमैरिज का भी लेजिस्लेशन किया था, तो लोगों को लग रहा था ये इसके खिलाफ नहीं था सती के वीडियो में, वो कहते थे कि ब्रिटिश इसमें काहे हस्तक्षेप कर रही है, हमारा समाज है, हम इस पर डिसीजन लेंगे, ब्रिटिश काहे हस्तक्षेप कर रही है, हमारा जो कल्चर है उसमें उसमें काहे ब्रिटिश अपना टांग अड़ा रही है। तो ये चीज़ आपको रिलीजियस का मतलब कि एक काउजेज था। फिर आपको मिलिट्री था, मिलिट्री में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे कि इंडियन सोल्जर्स के साथ उनको हरदम छोटा दिखाया जाता था, जात पात पर उनको मतलब बांटा जाता था, मतलब भेदभाव किया जाता था हिंदू मुस्लिम के धर्म के आधार पर, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश सोल्जर से उनको रैंक अच्छा दिया जाता था, उनको सैलरी अच्छा दिया जाता था, इनको सैलरी भी कम दिया जाता था। और जो ब्रिटिश सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर थे, उनको मतलब रैंक भी नीचे रखा जाता था, और प्लस इनके ज़्यादा काम भी करवाया जाता था। और जो काम होता था वो ओवर पे भी नहीं किया जाता था, जो मतलब आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको पे तो करना पड़ेगा, ब्रिटिश पे नहीं करती थी। तो ये भी एक कारण था। और जो इसका एक इमीडिएट रीजन था दोस्तों, इमीडिएट काउजेस था, वो आपको ध्यान रखना है। ये तो मतलब कि बोल सकते हैं कि 100 साल, जैसे 1757 का जो बैटल प्लासी हुआ, मतलब एक सर से 100 साल बोल सकते हैं, ये बहुत दिन से चल रहा है। मतलब कि 100 साल से ब्रिटिश धीरे धीरे सब राज को कब्जा कर रही है, ब्रिटानों को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो एक दिन तो ऐसा होगा जो फटेगा, प्रेशर तो एक प्रेशर कुकर है, फटेगा एक दिन, प्रेशर बनेगा। तो ये सब तो 100 साल से पूरा मतलब एकदम जम रहा था और फट गया 1857 में। लेकिन जो इमीडिएट का जो ट्रिगर पॉइंट था, जो चिंगारी जो बोलते हैं, चिंगारी उठा पूरा आग लगा दिया, तो वो चिंगारी इमीडिएट काउज क्या था, वो था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। जो राइफल्स आप जानते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, जो आर्मी को, जो सोल्जर को दिया जाता था, चाहे इंडियन सोल्जर हो, ब्रिटिश सोल्जर हो, तो वो जो सिपाही को दिया जाता था, इसे सिपाही म्यूटिनी भी बोला था, क्योंकि ये शुरू ही सिपाही के द्वारा, सिपाही द्वारा, ब्रिटिश सिपाही को सिपाही बोलते थे, वो तो वो टर्म को भी उलट पुलट कर देते थे। तो सिपाही बोला जाता था, सिपाही म्यूटनी भी इसे बोला जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो इनफील्ड जो राइफल्स उसने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें जो कार्ट्रिज था, वो कार्ट्रिज आप जानते हैं, जैसे कि मतलब कोई बंदूक होता है, तो बंदूक चलाने से पहले, पहले का जो बंदूक होता है दोस्तों, उसको मुंह से आपको छीला जाता है, जो मतलब जो कार्ट्रिज होता है, जो कारतूस होता है, उसको मुंह से छील कर बंदूक में लगाया जाता, तब उससे क्या किया जाता, फायरिंग किया जाता है। समझ रहे हैं ना, जितना बड़ा आपको गोली लगाना उतना बड़ा क्या कीजिए, उसको मतलब कारतूस को मुंह से क्या कीजिए, बाइट कीजिए, मतलब मुंह से आपको क्या, उसके ऊपर जो परत होता है उस परत को निकालना, फिर आपको लगाना बंदूक में, फिर फायरिंग करना। तो ये प्रोसेस होता था उस समय। जो इनफील्ड राइफल्स किया गया था, तो बताया उसका जो कार्ट्रिज का जो ऊपर का जो मतलब जो परत बना हुआ था, वो किससे बना हुआ था, ग्रीस जो किया गया था कवर, वो बीफ और पर्क के मीट से बना हुआ था। ये मतलब पूरा फैल गया। अब मतलब किसको, ब्रिटिश जो आर्मी था, उस आर्मी को लगा कि अरे मेरा धर्म के खिलाफ है, धर्म को दूषित किया जा रहा है, धर्म के साथ खेला जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में मतलब एक आक्रोश हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो रिवोल्ट को जो सबसे मतलब जो चिंगारी के रूप में जो इमीडिएट काउज था, ये चीज़ क्या था, यही था कि बीफ और पोर्क में। और जानते हैं कि बीफ में मतलब जैसे हिंदू धर्म में आप देखें, आपको मतलब बीफ को मतलब एक तरह से धर्म के खिलाफ माना जाता है, उसी तरह से आप मुस्लिम धर्म में देखें तो पोर्क को आपको धर्म के खिलाफ माना जाता है। तो ये मतलब एक रिलीजन, उनको लगा कि हमारे धर्म को ये लोग दूषित कर रहे हैं, हमें जानबूझकर मतलब कि इस तरह की चीज़ों के साथ मतलब धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें जानबूझकर मतलब परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिर बिगनिंग क्या हुआ, स्प्रेड, ये चीज़ आपको बिगनिंग क्या हुआ, ये पूरा कहानी था जो मतलब आपको चार्ज करने के लिए बताया गया कि आपको लगे कि हाँ 1857 रिवोल्ट कुछ था, कुछ बड़ा था।
समझ रहे हैं ना। तो आपको एक क्यूरियोसिटी जगेगा, चलो भाई ये कैसा वार था। जैसे बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट देखिए, ऑन मार्च 29 29 मार्च को यह क्या हुआ, शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ था? जो कि इंडियन सिपाही थे 34th, ये याद रखना 34th नंबर के जो नेटिव इन्फेंट्री थे, मंगल पांडे। ये मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ था 29 मार्च को 1857 में। इन्होंने 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया, एक का नाम था ह्यूगसन, एक का नाम था बॉग। परेड करते वक्त इन्होंने बैरकपुर, जो वहाँ के ये आर्मी थे 24th नेवी इन्फेंट्री के, कलकत्ता में जो रीजन है वहाँ पर उसने दोनों सिपाही को मार दिया। इनको अरेस्ट किया गया, हैंग किया गया। इसके बाद जो हुआ, इसके बाद मेन शुरू हुआ, मेन जो मतलब जो रिवोल्ट था इसके बाद शुरू हुआ। जब इनको मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया अरेस्ट करने के बाद, तब सिपाही में एक आक्रोश जग गया कि ऐसा कैसे कर सकता है ब्रिटिश। तो बहुत सारे सिपाही ने क्या किया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे सिपाही को जेल में बंद कर दिया, बहुत को मतलब अरेस्ट करने लगा। तो सिपाही ने क्या किया, एकजुट हुआ और वो सारा ताला वाला तोड़कर बाहर निकल गया। ब्रिटिश क्या गया नहीं, जितना भी जो वहाँ पर जितना ब्रिटिश सोल्जर था सबको मारते हुए बाहर निकला, दिल्ली तक पहुँच गया वो। फिर वहाँ उसने बहादुर शाह जफर, उसको शहंशाह हिंदुस्तान एम्परर घोषित किया गया कि तुम ही मेरे लीडर हो, तुम ही मेरे पूरा मतलब, क्योंकि मुगल एम्पायर कोई आदमी उस समय का जो मतलब मुगल एम्पायर आपको दोस्तों 1526 से रूल कर रहा है, 400 साल 500 साल। तो लोग समझते हैं ना मेरा राजा कौन है, मेरा शासक कौन है, मेरा शासक ये मुगल एम्पायर है। समझ रहे हैं ना, भले वो वीक रूलर था लेकिन लोग उससे ही शहंशाह मानते थे। तो म्यूटनी एक्चुअली स्टार्टेड मेरठ, मई 10 में वहां से क्या हुआ, 10 मई को शुरू हुआ 1857 में। सोल्जर्स ब्रोक ओपन जेल्स, मर्डर्ड यूरोपियंस, बर्न्ड देयर हाउसेस, मार्च टू द दिल्ली आफ्टर सनसेट। तो ये दिल्ली की तरफ भागे, वहां दिल्ली की तरफ मूव किए। जनरल हुएत वाज द कमांडिंग ऑफिसर एट मेरठ, मेरठ में एक कमांडिंग ऑफिसर था। द अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग 11 मई को वहां पर दिल्ली में पहुंचे ये लोग। वहां पर सिग्नल मिल गया लोकल सोल्जर्स को, हु इन टर्न रिवोल्टेड सीज द सिटी एंड प्रोक्लेम्ड द 82-year-old, 82 साल के समय बहादुर शाह जफर थे, उनको वहां पर शहंशाह हिंदुस्तान बोला गया कि आप मतलब हम मूवमेंट को लीड कीजिए, तभी जाकर हम लोग आपके पीछे आएंगे और ब्रिटिश को खदेड़ कर बाहर निकाल देंगे। स्प्रेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, साउथ रिमेन क्वाइट। मतलब इस रिवोल्ट का एक ये भी मतलब प्रॉब्लम था कि पंजाब का, बंगाल का, ये सब जो रीजन था ये इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं हुआ, प्लस इसमें जो साउथ इंडिया था वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, उनको उसको पता ही नहीं चला, उसको लगा ही नहीं कि रिवोल्ट हो रहा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये सब चीज़ ज़्यादा चल रहा था। इतना चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान हो गया। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो ये सब क्या थे लीडर थे इंपॉर्टेंट, नाना साहेब हो गए, तात्या टोपे हो गए, मंगल पांडे हमने भी देख लिया, कुंवर सिंह हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए। तो ये बहादुर शाह जफर कौन थे, मुगल एम्पायर थे जिनको हिंदुस्तान में शहंशाह बोला गया। अब इसमें क्या दोस्तों, हमने काउजेस देख लिया रिवोल्ट में जितने भी लीडर थे। अब क्या करना आपको, जो लीडर जिन्होंने रिवोल्ट लड़ा, जिन्होंने मतलब लड़ाई लड़ा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया, भाग लिया, वो कौन से जगह से आए, कौन जगह से उन्होंने लड़ा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर दिल्ली से देखें तो दिल्ली से कौन से यहाँ पर कौन से मतलब इंडिविजुअल ने यहाँ से लड़ाई किया, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अलग है, बहादुर शाह और जनरल बख्त खान, मतलब बहादुर शाह जफर ही आप बोल सकते हैं यहाँ पर। जफर इनका मतलब एक पेन नेम था, टाइटल से ये कहा मतलब कविता लिखा करते थे। बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान ये दिल्ली से थे। एग्जाम में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति को आप हल्के में नहीं लीजिएगा दोस्तों, ये जितना भारी क्रांति था उतना भारी, मतलब कि एक तरह से बोलते हैं सिलेबस में भी इसको इतना महत्व दिया जाता है कि कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही, खासकर बीपीएससी में आप देखिएगा तो, प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लीजिए आपको रहेगा। तो ये कानपुर से कौन थे, नाना साहेब धोंदू पंत, अडॉप्टेड सन ऑफ द बाजीराव सेकंड, नाना साहब जो कि बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ये सब कहाँ से थे, कानपुर से थे। झांसी से कौन थे, हमारे जो महारानी लक्ष्मीबाई, आप जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो आपने पढ़ा भी होगा कविता, बहुत लंबा मतलब कविता था, आई थिंक 7 8 क्लास में था, और मज़ा भी आता था उस समय, याद करना होता था गर्मी की छुट्टी में, मतलब वहाँ के टीचर बोलते थे कि इसको पूरा याद करके आना, तो 1 महीना 2 महीना तक उसको रटना पड़ता था, और पूरे अच्छे सुना, हम लोगों ने सुनाया भी था, मतलब आप लोगों ने भी याद किया होगा, सुनाया होगा। आप तो उस तरह का कविता लोग याद भी नहीं करने दिया, पहले इस तरह का कविता होता था किताबों में तो याद करना पड़ता था। तो बहुत अच्छा कविता, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर लखनऊ से अगर बात करें तो लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल, और उनका बेटा था माइनर सन बिरजिस कादर। फिर फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान। बिहार से कौन थे, हमारे आड़ा से कुंवर सिंह, ये पूछा गया बार बार एग्जाम में, बिहार बीपीएससी में हर एक साल रिपीट किया था। जमींदार थे जगदीशपुर के, जो कि जगदीशपुर आड़ा भोजपुर एरिया में। फिर अगर देखें दिल्ली वाज सीज्ड बाय द रिबेल्स ऑन द मई 12 1857 द्वारा, दिल्ली में मतलब कि मई 12 को दिल्ली पहुंचे, वहां से मतलब शुरू हो गया रिवोल्ट पूरी तरीके से।
मेन तो शुरू मार्च में हुआ था, लेकिन मई में एक्चुअल रिवोल्ट आपको शुरू हुआ। दिल्ली वाज कैप्चर्ड, लेकिन फिर दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया सितंबर में। मई में शुरू हुआ, सितंबर 20 सितंबर तक कैप्चर कर लिया गया। किस किस द्वारा? जॉन निकोलसन द्वारा। बहादुर शाह को क्या किया, डिपोर्ट किया गया रंगून जेल में। हमने बात किया था ना, म्यांमार में रीजन है, बर्मा में रंगून, काला पानी। वहां पर जितना भी जो भारी सजा होता है, जितने भी आप देखेंगे जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी आपको ग्रेट रिफॉर्मर्स थे, ग्रेट मतलब बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स बोल सकते हैं, या मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको सबको वहाँ कब्जा में मतलब रखा जाता था। एक ऐसा जेल है कि मतलब दुनिया से पूरी आपको अलग थलग कर दिया जा रहा है, फिर भी वो लोग मतलब हार नहीं मानते थे। तो ये रंगून जेल में इनको रख दिया, तो वहीं पर इनका मौत भी हो गया, उनकी पत्नी को भी वहीं रख दिया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। वेयर ही डाइड इन 1862 में इनका देहांत हो गया, कि वो खुद मतलब 80-82 साल के थे, मतलब उतना बूढ़ा, मतलब बुढ़ाड़ी में इन्होंने मतलब साथ भी दिया, लेकिन इनको मतलब कि ब्रिटिश उस समय भी नहीं छोड़ा। झांसी वाज कैप्चर्ड, महारानी झांसी को कैप्चर किया गया था, किसके द्वारा? या ह्यूज रोज के द्वारा सप्रेस किया था रिवोल्ट को झांसी में, जून 17 1858 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर कानपुर में जो रिकैप्चर किया गया था दिसंबर में 1858 में, किसके द्वारा? कैम्पबेल के द्वारा। किसके द्वारा? कैम्पबेल के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ पर नाम याद रखना दोस्तों। ये जितने जितने जो गवर्नर थे उस समय, जो जनरल थे, किसके द्वारा वहां पर रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था, रिवोल्ट को खत्म किया गया था, रोका गया था, वो आपसे पूछा जाता है। तो कानपुर में किसके? जॉन कॉलिन कैम्पबेल। कॉलिन कैम्पबेल कानपुर में झांसी द्वारा, ह्यूज रोज के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना। दिल्ली में जॉन निकोलसन के द्वारा किया गया था। तो इतना चीज आप यहाँ समझ गए, आपको याद हो रहा होगा। फिर लखनऊ की अगर बात करें, तो लखनऊ को कैप्चर किया था कॉलिन कैम्पबेल, हैवलॉक और आउटरैम द्वारा। ये तीन यहाँ के मतलब जनरल थे, जो मतलब मिलिट्री आर्मी के, इसके द्वारा कैप्चर किया गया था। फिर विलियम टेलर एंड एडगिरी सप्रेस द रिवोल्ट एट आड़ा। आड़ा में जो रिवोल्ट सप्रेस किया था टेलर और एडगिरी, जो जहाँ जगदीशपुर हमारे जो कुंवर सिंह वहां से लड़े थे। इंग्लिश अथॉरिटी वाज री एस्टेब्लिश इन इंडिया एंड जुलाई दिसंबर। फिर क्या हुआ कि रिवोल्ट पूरी तरह से सप्रेस हो गया 1858 तक, जुलाई दिसंबर तक पूरी तरीके से रिवोल्ट सप्रेस हो गया। और फिर से ब्रिटिश रूल अपने जो पहला जो पोजीशन था उसी पोजीशन को वो फिर से शुरू कर दी, मतलब फिर से एक स्थापना हो गया ब्रिटिश रूल का। मतलब ब्रिटिश को लग गया कि अब तो हम नहीं बचेंगे, लेकिन ब्रिटिश ने फिर भी कंट्रोल कर लिया। अगर दोस्तों उस समय का जो रिवोल्ट होता, अगर रिवोल्ट में हम पूछें देखेंगे डिक्लाइन का वजह क्या था, अगर रिवोल्ट में थोड़ा सा भी बोल सकते हैं कि साउथ का पार्टिसिपेशन होता, साउथ इंडिया का पूरा ऑल इंडिया लेवल पर पार्टिसिपेशन होता, और पंजाब रीजन के जो पार्टिसिपेशन होता, रेजिमेंट जितना भी था उस रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन होता, तो रिवोल्ट मतलब सारे सेक्शन, जितने भी सोसाइटी के सारे सेक्शन हैं, जितने भी, चाहे वो मिडिल क्लास हो, इंटेलिजेंसिया क्लास हो, तो मतलब रिवोल्ट एक नया मोड़ ले सकता था। मतलब ब्रिटिश को बोल सकते थे बाहर खदेड़ सकता था, मतलब इंडिया को 100 साल पहले आज़ादी मिल सकता था। ये मतलब कंडीशन आप समझ सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं। तो चलिए, फिर भी मतलब ब्रिटिश को बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुआ। मतलब एक तरह से पूरा ने बोल सकते हैं रिवोल्ट सप्रेस हुआ तो मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, या ये भी नहीं बोल सकते हैं कि रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा और ब्रिटिश को मतलब पूरा विजय मिल गया, पूरा मतलब ब्रिटिश ने इस पर काबू कर लिया। फिर भी उसके बाद जो मतलब इंडिया में जो रिफॉर्म हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, समझ रहे हो। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत तेजी, लेकिन 100 साल तो लग गया, लेकिन थोड़ा सा आप 2 साल से राज कर रहा है ब्रिटिश, तो थोड़ा सा तो आपको समय लगेगा एकजुट करने में, पूरे मतलब हर एक सोसाइटी, मतलब समाज के हर एक वर्ग के लोगों को समझाने में कि हाँ ब्रिटिश हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि उस समय के जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो पढ़े लिखे थे, उनको लगता था ब्रिटिश हमारे समाज को रिफॉर्म कर रहा है, उनको ऐसा लगता था। लेकिन आगे जाके वो इस चीज़ को मतलब वो समझे कि नहीं, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नोट पॉइंट में अगर देख ले दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर डिपोर्ट, इनको रंगून किया गया था, हमने अभी देखा है, जिनको 1862 में इनका देहांत हो गया। नाना साहब जो ओरिजिनल नाम था धुंधु पंत, इन और बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, ये तो मतलब नेपाल की तरफ तो मूव कर गए, स्केप कर गए। फिर तात्या टोपे भी, जिनका रामचंद्र पांडुरंग नाम था, ये भी मतलब कि नेपाल की तरफ तो निकल गए। ये ब्रिटिश इनको पकड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी इनको, इनका दोस्त था वो मतलब विश्वासघात करके इनको मतलब पकड़वा दिया, वहीं पर ब्रिटिश ने इनको कैप्चर कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर अगर देखें तो देहांत हो गया बैटल फील्ड में ही, इन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। ब्रिटिश बोला जाता है पूरे, अगर ब्रिटिश का एक कथन था, कोटेशन था ब्रिटिश का अगर बात करें, तो ब्रिटिश ने ये बोला था, जो आर्मी का जनरल था, कि पूरे रिवोल्ट में अगर जो कि मैन थी, मतलब जो पूरा मर्दानी की तरह लड़ी थी, वो झांसी वाली रानी थी। ये उसी उसी से मतलब पूरा कविता आपको फेमस हुआ है। तो कुंवर सिंह वाज वाउंडेड एंड डाइड ऑन अपनी, कुंवर सिंह का एक बहुत मेजर रोल रहा है। बोला जाता है कि वो भी 70-72-75 साल के मतलब उनका उम्र था उस समय, फिर भी वो मतलब इस रिवोल्ट में आपको कूद पड़े, वो भी समझे जमींदार होने के बावजूद। मतलब देखते थे कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसानों के साथ। बोला जाता है कि वो जो वापस आ रहे थे तो उनका हाथ पर मतलब ब्रिटिश ने मतलब कि गोली चला दिया, तो वो एक तरह का जो दाहिना का हाथ था वो मतलब
जख्मी हो गया तो वो अपना पूरा हाथ ही काट कर गंगा नदी को अर्पित कर दिया और वापस चले आए। तो उन्हीं के कारण जो इन्फेक्शन हो गया, उनके कारण उनका देहांत हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें जो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो कुछ इनके बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी दोस्तों यहाँ पर, तो इनका जो निक नेम था यहाँ पर क्या था, इनका निक नेम मनु। क्या था? मनु। इनका जो यहाँ पर जो विवाह हुआ था, मैरी टू राजा गंगाधर के साथ विवाह हुआ था। ये मतलब इनका जो जन्म हुआ था, पूछा गया था वाराणसी में जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। बनारस में 1842 में इनका विवाह हुआ था राजा गंगाधर के पास। अगर देखें तो ये जो कपल थे, इनको चाइल्ड इन्होंने अडॉप्ट किया था, मतलब कि इनको अपना संतान नहीं था, इन्होंने मतलब संतान अडॉप्ट किया था। लेकिन वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लग गया तो ब्रिटिश ने क्या किया, इस सतारा झांसी को भी क्या किया, कब्जा कर लिया। बट लॉर्ड डलहौजी जिसने मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो समय का गवर्नर जनरल था। उसने झांसी को अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या किया, कब्जे में कर लिया। तो रानी ने क्या किया, रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, और वो लड़ी 1857 की रिवोल्ट में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसलिए इनको बुलाया जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इतना चीज़ हमने समझ लिया, लीडर कौन से जगह से लड़े, कौन सा जनरल गवर्नर जनरल ने सप्रेस किया रिवोल्ट को, वो डेट आपको याद रखना, वो जगह याद रखना है, कौन कौन से लीडर थे वो याद रखना है। अब फेलियर का कारण क्या था दोस्तों, तो बहुत सारा कारण था। हमने ये बात किया कारण के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन पुअर था, सब अपने अपने काव से लड़ रहे थे। अगर आप बात करें तो उस समय नेशनलिज्म का सेंटीमेंट जो था, मतलब एक जो राष्ट्रवाद का जो पूरा सोच होता है, जो पूरा भावना होता है, वो भावना लोगों में नहीं था। आज के समय जो राष्ट्रवाद का भावना देखते, वो भावना लोगों में नहीं था। एक नेशनलिज्म जो सेंटीमेंट होता है, वो सेंटीमेंट लोगों में नहीं था। आज जो आप मतलब कोई भी जो आप मूवमेंट होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, उसमें लोग एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ लड़ते हैं, आवाज उठाते। लेकिन वो ऐसा नहीं था, लोग अपने अपने काउज के लिए फाइट करते थे। कोई जमींदारी राइट के लिए, जमींदारी राइट उनसे छीन लिया गया। किसी को अपना स्टेट से मतलब स्टेट एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो उस काउज के लिए फाइट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ था आपको। फिर उसमें कंप्लीट नेशनलिज्म आपको पूरी तरीके से नहीं देखने को मिला। फिर जो सिंधियाज हॉलकर्स जो निजाम्स थे, बहुत सारे जो अलग अलग जो डायनेस्टी के लोग थे, अलग अलग जो जिनका प्रोविंसेस था, वो उन्होंने साथ नहीं, जैसे हॉलकर, सिंधियाज, निजाम्स, इन्होंने हेल्प किया ब्रिटिश का ही। फिर अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन नहीं था सिपाहीज के बीच में, पीजेंट्स के बीच, जमींदार के बीच में। उस समय जो आर्मी के पास, जो आप बोल सकते हैं कि जो हमारे किसानों के पास, तो वो मतलब जो वेपन्स था, वो मतलब एक सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड वेपन नहीं था जो ब्रिटिश के पास था। तो वो मतलब आप क्या, मतलब आप खेती कर रहे हैं, किसान खेती, उनके पास क्या हो सकता है। तो वो जो लड़ भी रहे हैं तो कुल्हाड़ी से लेकर जा रहे हैं, तलवार लेकर जा रहे हैं। ब्रिटिश के पास बंदूक होता था, तोप होता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट, सबका अपना अपना मोटिव था। सोसाइटी, सारा सोसाइटी से अफेक्ट नहीं हुआ, बहुत सारे सोसाइटी के जो लोग थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मिलिट्री इक्विपमेंट हमारा क्या था, इन्फीरियर था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर भी अगर देखें हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सबसे अच्छा खास बात था कि उसमें जो मुस्लिम और हिंदू का जो यूनिटी था, जो एकता था, वो आपको रिवोल्ट में देखने को मिलेगा 1857 की रिवोल्ट में। जिसमें कि 1857 जैसे पटना से आप पीर अली की बात करें, जगदीशपुर से आप मतलब कि बात करें, जगदीशपुर से कुंवर सिंह की, तो ये सब सब एक यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी था उस समय। लोग मतलब भेदभाव नहीं करते धर्म के नाम पर, और लड़ा। आपने जैसे सिपाही मुटिनी का भी बात किया, जैसे जो मतलब सेना थे, तो सेना भी हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से थे, और दोनों ने साथ मिलकर लड़ा। तो ये सबसे खास बात था, और ब्रिटिश को यही सबसे ज़्यादा चुभा, हिंदी मुस्लिम यूनिटी। और इसी के बाद पर ब्रिटिश ने क्या किया, जो लगा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर फिर से एक साथ हो गया, एकता, तो हम लोग को इंडिया से खदेड़ दिया जाएगा, भारत से। तो इसलिए ब्रिटिश ने यहाँ पर अपना एक थ्योरी अपनाया, डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट करो और राज डालो। समझे ना? तो ये चीज़ था ब्रिटिश के पास। तो उसी के बाद आप देखेंगे कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया, मतलब अलग से एक मुस्लिम का अलग, मतलब एक अलग बॉडी बना दे रहा है कुछ, मतलब जैसे आप कांग्रेस सेशन देखेंगे तो मुस्लिम का अलग सेशन चल रहा है। तो इस तरह से मतलब डिवीजन शुरू होना, ब्रिटिश ने एक तरह का डिवीजन आपको लाना। जैसे 1905 का हम लोग बात करेंगे बंगाल पार्टीशन के बारे में, वो भी क्या था, एक रिलीजन के नाम पर डिवाइड किया गया था। तो इम्पैक्ट क्या था दोस्तों, पार्लियामेंट में पास किया गया। आप जानते हैं कि 1857-1858 का मतलब एक एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट का। उसके बाद बोला गया कि आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा राज अब खत्म हो गया, जो भी राज होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। पूरा जो मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट है, जो रानी है, उसका पूरा क्या होगा, कंट्रोल होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस जो उसमें जो बहुत सारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलता था, या सब्सिडी अलायंस, वो सब खत्म हो गया, वो सब नहीं होगा। एनेक्स नहीं किया जाएगा स्टेट को। जो गवर्नर जनरल था उसको डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट बना गया, जो कि मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या करेगी, वहाँ पर आपको अपडेट करेगी कि मतलब किस तरह से यहाँ पर राज किया जा रहा है। फिर डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी आप उसी समय से चलना शुरू हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा क्या था, आपको
किसके बारे में, 1857 की रिवोल्ट के बारे में था। तो कॉजेज और जो इम्पैक्ट होता है वो मेंस का टॉपिक होता है, आपको मेंस में पूछा जा रहा है। फिर भी आपको याद ध्यान रखना है कि भाई इसके फेल्यूर का कारण क्या था। इससे क्या होता है कि टॉपिक आपको ध्यान रहता है कि चलो भाई कुछ तो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो इंपॉर्टेंट क्या था पीटी के लिए वो भी हमने देखा, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट था वो भी हमने आपसे बात किया। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था दोस्तों 1857 का रिवोल्ट का। तो इस डिस्कशन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको पूछा जाता है। तो ये सारा लेक्चर आपको स्काई एकेडमी 360 जो कि हमारा यूट्यूब चैनल प्लस हमारा गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐप है, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर भी हमारा डिमजिम रोड के पास आप देख सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा गाइडेंस किया जाएगा ऑफलाइन सेंटर में। सारा टेस्ट सीरीज का यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और प्लस ये हमारा यहाँ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से तैयारी कराया जाता है हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।